वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई प्रोफेसर जैस्मिन फराज वेलकम यू ऑन माय चैनल। आई होप हमने जो लास्ट के 4-5 वीडियो किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए हैं। इन दैट वीडियो वी हैव completed terminology. Now we'll move to the page number 11 according to bookkeeping and accountancy textbook. Today we'll see accounting concept, conventions and principles. Now what are the accounting concept? Now accounting एक लैंग्वेज बिजनेस लैंग्वेज है जो सब तरफ यूज होती है और ये सबको उपयोग होती है। फॉर एग्जाम्पल ओनर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, ये सभी को हम जो अकाउंट रखते हैं वो क्या होता है, यूजफुल होता है। सो अब हमारा इम्पोर्टेंस क्या है कंसेप्ट्स के? तो फर्स्ट इज अ रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ कंसेप्ट मतलब जो ओवरऑल पूरे दुनिया में एक नियम लागू हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेके स्टैंडर्ड 10 तक सेम यूनिफॉर्म होता है, उनका टाइमिंग सेम होता है। तो जैसे यूनिफॉर्मिटी होती है, इक्वालिटी होती है, वैसे ही कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट है जो हर बिजनेस में यूज होना चाहिए। जैसे कि आगे हम देखने वाले हैं वो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल बिजनेस। तो पहले हम लोग इम्पोर्टेंस देखते हैं कि इसकी जरूरत क्यों है। तो फर्स्ट इज अ रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो जो स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या, जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसका, उस पे भरोसा होना चाहिए, बैंक उस पे भरोसा करना चाहिए, क्रेडिटर्स ने उस पे भरोसा रखना चाहिए। सो जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे वो रिलायबल होना चाहिए। नेक्स्ट इज अ यूनिफॉर्मिलिटी इन प्रेजेंटेशन। पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में एक ही यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। द बेस्ट एग्जांपल इज जीएसटी। नाउ जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया, तो ये सबको लागू है। इनकम टैक्स ये ऑल ओवर इंडिया सबको लागू है। सो सेम कंसेप्ट भी, अकाउंटिंग कंसेप्ट भी एवरी इंडस्ट्री, एवरी बिजनेस में लागू होनी चाहिए। नेक्स्ट इज अ जनरली एक्सेप्टेड बेसिस ऑफ मेजरमेंट। ये सब तरफ से एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, मतलब इसको गवर्नमेंट ने भी अप्रूवल देना चाहिए, इनकम टैक्स अप्रूवल देना चाहिए। तो ऐसे कंसेप्ट जो सब तरफ लागू होने चाहिए। नेक्स्ट, प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू ऑल। अगर एक ही रूल सब तरफ है तो वो सबको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वरना एक्स वाई जेड कंपनी कुछ अपने ही मन का अलग अकाउंटिंग रूल्स अप्लाई करेगी, एबीसीडी अपने मन से अप्लाई करेगी। सो नो, दैट इज, इट शुड बी जनरली एक्सेप्टेड बाय ऑल द इंटरेस्टेड पार्टी। एंड लास्ट वन इज वैलिड एंड एप्रोप्रिएट assumption. सो ये आपको कब समझेगा, जब हम प्रॉपरली अकाउंटिंग कंसेप्ट समझेंगे तब आपको ये समझेगा। सो लेट्स मूव। सो पहला अकाउंटिंग कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी। नाउ व्हाट इज द बिजनेस एंटिटी? दिस कंसेप्ट implies that the business unit is separate and distinct from the owner. इसका मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया है, पहले हम एग्जांपल समझते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। Half of the building is used for a business office and other half of the building is used for residence of proprietor. मतलब एक बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग का मानो कि ग्राउंड फ्लोर जो है वहां पे उसका शॉप है और ऊपर वो रहता है, ठीक है, तो रेसिडेंशियल एरिया है उसकी। तो ये बिल्डिंग का पूरा रेंट अगर 50,000 है तो वो बिजनेस में सिर्फ ये शॉप का 25,000 खर्चा बताएगा और बचा हुआ 25,000 एज अ ड्रॉइंग बताएगा। अब हमने ड्रॉइंग का कंसेप्ट ऑलरेडी सीखा है। ड्रॉइंग मीन्स द अमाउंट और गुड्स विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस फॉर अ पर्सनल यूज। तो ये जो टोटल रेंट है बिल्डिंग का 50,000, उसमें से 25,000 कंसिडर किया जाएगा कि वो उसका पर्सनल यूज है। तो ये 25,000 वो क्या बताएगा, ड्रॉइंग, और रिमेनिंग 25,000 वो एज अ रेंट एक्सपेंसेस बताएगा। ओके, तो बिजनेस का खर्चा वो सिर्फ 25,000 बताएगा, 50,000 नहीं। सो बिजनेस एंटिटी का मतलब होता है कि बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग। बिजनेस का खर्चा बेशक आप प्रॉफिट एंड लॉस में बता सकते हैं, लेकिन अगर वो ओनर ने अपने खुद के लिए कुछ खर्चा किया होगा तो उसे हम एक्सपेंसेस कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल।
वो अगर अपने बिल्डिंग का ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता है, एज्यूम करो कि 5000, ही इज पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 5000, तो ये वो बिजनेस में एक्सपेंसेस बोलकर कंसिडर कर सकता है। लेकिन वही अगर घर का उसने इलेक्ट्रिसिटी भरा तो वो एक्सपेंसेस बोलकर प्रॉफिट एंड लॉस में शो नहीं कर सकता है, उसे वो बताएगा ड्राइंग फॉर पर्सनल यूज। ओके, now we'll move to the next, money measurement. Of course, this concept implies only those transactions which can be expressed in a term of money. सिर्फ हम वही ट्रांजैक्शन लिखेंगे जिसमें मनी का काम है, जो हम बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन विच डोंट इन्वॉल्व मनी will not recorded in the books of account. अब ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शन है? तो फॉर एग्जाम्पल, वर्किंग कंडीशन इन वर्क प्लेस, स्ट्राइक बाय द एम्प्लॉइज, एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, ये हम कंसिडर कर सकते हैं क्या? इसको काउंट कर सकते हैं क्या मनी में? नहीं, तो ये हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जिसे हम काउंट कर सकते, फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेड टू द वर्कर, ये हम पैसों में काउंट कर सकते हैं। देन परचेज द फर्नीचर ₹1,00,000, तो ये हम कंसिडर कर सकते हैं। सो ये सब ट्रांजैक्शन हम यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन अपनी वर्क कंडीशन बहुत अच्छी है, वर्क प्लेस बहुत एसी है, सब पर परफेक्ट है, एकदम प्लीजेंट एनवायरनमेंट है, लेकिन ये हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है, एफिशिएंट है, लेकिन ये भी हम काउंट नहीं कर सकते पैसों में। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड नॉन मॉनेटरी, तो ये ट्रांजैक्शन हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं ले सकते। तो ये कुछ कुछ कंसेप्ट है जो सबको एप्लीकेबल है। ओके, now next, cost concept. The asset recorded in the books of basis of historical cost. अब historical cost का मतलब क्या होता है? तो एग्जाम्पल से फिर से देखते हैं। फर्नीचर परचेस फॉर 3 lakhs, सेम कॉस्ट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हमने फर्नीचर लेकर आए और हमने इमीडिएटली बुक्स में लिखा, अकाउंट में रिकॉर्ड किया, बिकॉज दिस इज अ मनी मेजरमेंट। अभी हमने सीखा प्रीवियस में कि मनी जो ट्रांजैक्शन हम मनी में काउंट कर सकते हैं वो हमें बुक्स में रिकॉर्ड करनी है, तो ये तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इन केस मार्केट वैल्यू गोज 1 लाख और 1,50,000, इट विल नॉट बी कंसिडर। मतलब हमने सपोज 2016 में 3 लाख लिया है फर्नीचर। ओके, लेकिन उसमें वैल्यू डाउन हो गई और बाद में उसकी वैल्यू हो गई 1,50,000, फिर भी हम वैल्यू कौन सी कंसिडर करेंगे? 3 लाख, हिस्टोरिकल बेसिस। तो जो कॉस्ट पे हमने फर्नीचर परचेज किया था, बस वही कॉस्ट हमें नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू करनी है। ओके, तो भले उसकी प्राइस कम हो या ज्यादा हो, इट विल नॉट बी कंसिडर। सो कॉस्ट पे हमें जो ओरिजिनल प्राइस है वही हमें लिखना है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो, हमारे दादाजी ने एक फ्लैट खरीदा, हम कहते कि अरे मेरे दादाजी ने 2 BHK फ्लैट 20 साल पहले 15 lakhs खरीदा और उसकी अब प्राइस हो गई है 70 lakhs। बट फिर भी आप आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में हिस्टोरिकल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट ही लिखोगे। ओके, next is a consistency. Any policy adopted for accounting should be continuous and consistent. Consistent मतलब क्या? वही continue use करना चाहिए। अगर एक ही मेथड आप फॉलो कर रहे हो तो थ्रू आउट द ईयर आपको क्या करनी? एक ही मेथड फॉलो करनी है। इट नीड नॉट बी चेंज जनरली अनलेस एंड अनटिल सर्कमस्टेंस डिमांड। ठीक है, आपको अगर आप अकाउंटिंग का कोई एक मेथड फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो वही अकाउंटिंग की मेथड आपको कंटिन्यू फॉलो करनी है। अब एग्जाम्पल अगेन सी, कंपनी एडॉप्ट फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड फॉर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या है? तो डेप्रिसिएशन मतलब हमारे फिक्स्ड असेट में क्या हो? वैल्यू कम हो, दैट मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। ठीक है, मतलब सिंपल है, आपने मोबाइल लिया था 3 साल पहले जिसकी प्राइस थी 16,000, लेकिन अब अगर आप बेचने जाओगे मार्केट में तो कोई 16,000 नहीं देगा, मे बी उसके हो गए 10,000। तो ये जो वैल्यू आपकी घट हो गई है,
उसको बोलते हैं रिडक्शन वैल्यू ऑफ फिक्स असेट, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। सो वहां पे 2-3 मेथड्स है, तो उसमें से अगर वो कंपनी FIM मेथड यूज करती होगी, दैट मीन्स फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, तो सालों साल उसे यही मेथड फॉलो करनी है। ऐसे नहीं कि बीच में ही FIM मेथड होगा और बीच में ही कोई और मेथड का टाइप होगा। और एक एक एग्जांपल देती हूँ, देखो सालों साल कम से कम 5 साल बोर्ड का पेपर पैटर्न सेम होता है, सिलेबस सेम होता है। अगर हर साल पेपर पैटर्न चेंज करोगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वही मार्क्स का पेपर पैटर्न है, जैसे हमारे बोर्ड का पेपर पैटर्न फिलहाल 80 मार्क्स होते हैं हमारे रिटर्न टेस्ट के और 20 मार्क्स होते हैं इंटरनल के। ऐसे टोटल हमारा अकाउंट का पेपर होता है 100 मार्क्स का। सो ऐसे सालों साल चालू है, एटलीस्ट मिनिमम 5 इयर्स से तो चालू है। ठीक है, तो इसमें बदलाव नहीं आता है, हर साल यही फॉलो पैटर्न किया जाता है। अगर हर साल अलग अलग पैटर्न चेंज किया तो टीचर भी कंफ्यूज और बच्चे भी कंफ्यूज। ठीक है, तो जो भी आप मेथड फॉलो करोगे, पॉलिसी अडॉप्ट करोगे, वो पॉलिसी कंटिन्यू होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंजर्वेटिव, अभी एक कंजर्वेटिव क्या है? while recording the business transaction we have to anticipate no profit but provide all possible losses। अब कंजर्वेटिव का मतलब ऐसे होता है कि अगर अपन बिजनेस में रिकॉर्ड कर रहे हैं कुछ, तो हम लॉस जो होने वाला है फ्यूचर में वो कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट नहीं कंसिडर कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल आपको बताती हूँ तो समझ में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक इन द फैक्ट्री इज वैल्यू 25,000। फैक्ट्री है हमारे पास और उस फैक्ट्री में कुछ हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, बहुत सारा माल पड़ा है। ठीक है, जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 25,000 एंड 35,000 मार्केट प्राइस, और मार्केट में प्राइस कितनी है? 35,000। बट while recording we will write only 25,000। ठीक है, देखो चाहे तो हम 35 भी बता सकते, ज्यादा वैल्यू है। अगर हम स्टॉक की वैल्यू ज्यादा बताएंगे तो हमारी असेट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली हमारा असेट इंक्रीज हो जाएगा। असेट मतलब प्रॉपर्टी, तो एक्चुअली हमें 35,000 कंसिडर करना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट कंजर्वेटिव, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट हमें क्या करना है? लोएस्ट प्राइस बतानी है। ओके, सो व्हाइल रिकॉर्डिंग वी विल राइट 25,000 इंस्टेड ऑफ 35,000, जो सबसे कम है। लेकिन प्रॉफिट हम कभी भी कंसिडर नहीं कर सकते हैं। फ्यूचर लॉस आप रिकॉर्ड कर सकते हो बट फ्यूचर प्रॉफिट हम कंसिडर नहीं कर सकते। ओके, सो नेक्स्ट, गोइंग कंसर्न। अब नाम में ही है कि गोइंग, दैट मीन्स इट इज द बेसिक एजम्पशन दैट बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न एंड विल कंटिन्यू फॉर अ फ्यूचर। ओके, अब इसका एक एग्जाम्पल भी बताती हूँ, इजी एग्जाम्पल एक बताती हूँ। ठीक है, एक ज्वेलरी शॉप है। ठीक है, ज्वेलरी शॉप है राका, हम ज्वेलरी शॉप का नाम सपोज रांका ज्वेलरी शॉप। ठीक है, तो वो जो गोल्ड बेचता है वो सालों साल बेचता है। ठीक है, उसका बिजनेस ही गोल्ड सेल करना है। लेकिन अनसर्टेनिटी के अनफॉर्चुनेटली मम्मी ने कुछ तो मम्मी को बहुत पैसे की जरूरत आई है और मम्मी ने अपना गोल्ड बेचा। फॉर एग्जाम्पल बैंगल्स उसने बेचे। ठीक है, तो इसमें से बिजनेस कौन कर रहा है? सो ऑफ कोर्स बिजनेस रांका ज्वेलर्स कर रहा है, क्योंकि उसको कंटिन्यू गोइंग कंसर्न है। लेकिन मम्मी अभी मजबूरी में अपनी ज्वेलरी बेच रही है, अचानक उसको पैसे की जरूरत पड़ी है, इसलिए वो अपने ज्वेलरी बेच रही है। तो दैट विल नॉट कंसिडर एज अ बिजनेस। ओके, तो बिजनेस में और एक एजम्पशन होना चाहिए कि ये गोइंग कंसर्न है, कंटिन्यू सालों साल ये बिजनेस चालू है। ओके, तो ही उसको हम कंसिडर करेंगे कि बिजनेस। सो देखो हमने जितने सारे अब कंसेप्ट देखे हैं, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, कॉस्ट कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न, ये सब इसको कहते हैं कंसेप्ट जो एप्लीकेबल होते हैं ऑल ओवर। तो अगर फिर से आप पीछे जाकर इम्पोर्टेंस ऑफ कंसेप्ट समझोगे तो आप समझ में आएगा आपको कि क्या इम्पोर्टेंस था। अब ये सब कुछ सेम है तो रिलायबल है, क्योंकि रूल्स आर एप्लीकेबल टू ऑल। यूनिफॉर्मिटी है, सब सेम यूज कर रहे हैं, इक्वल है। देन एक्सेप्टेबल बाय ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज। ये सब कंसेप्ट जो हमने पढ़ी है वो सब तरफ से क्या हुई है? अडॉप्ट की गई है। ओके, नेक्स्ट इज अ रियलाइजेशन।
Income is recorded only when it is realized, either it is received or earned. मतलब जब इनकम एक्चुअल में हमको रिसीव्ड होगा या अर्न होगा तभी हम रिकॉर्ड करेंगे. अगेन सी हियर एग्जांपल, अ कंपनी गेट ऑर्डर ऑफ रुपीज 1 लाख मई 2017 में कंपनी को एक ऑर्डर मिली है 1 लाख. कॉस्ट ऑफ गुड्स ओनली 60,000 सोल्ड, लेकिन वो 1 लाख में से हमने सिर्फ 60,000 बेचा और डिलीवर भी किया. तो एक्चुअल हमने सोल्ड कब किया? जून में किया. भले ऑर्डर हमें कब मिली? मई में. लेकिन मई में तो सिर्फ फोन पे ऑर्डर दी, वहां पे एक्चुअल में कुछ ट्रांजैक्शन हुई क्या? नहीं हुई है. तो कब ट्रांजैक्शन हो गई है? कब हमने सोल्ड किया, डिलीवर किया? जून में. ओके. एज पर प्रिंसिपल ऑफ रियलाइजेशन सेल इज टू बी रिकॉर्डेड जून में. ठीक है. उसके पैसे हमें मिले सितंबर में. क्रेडिट ट्रांजैक्शन था ये, हमने देखा है ट्रांजैक्शन हैविंग टू टाइप्स, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन. तो ऑफ कोर्स बिजनेस है तो इमीडिएटली तो कोई पेमेंट करता नहीं है, तो वो कंपनी ने पैसे हमें कब दिए? सितंबर में. बट एक्चुअल ट्रांजैक्शन हमने कब प्लेस किया? जून में. तो हम कौन से मंथ में रिकॉर्ड करेंगे? ना मई में ना सितंबर में. जब एक्चुअल हमने सोल्ड किया एंड डिलीवर किया तब रिकॉर्ड करोगे. ओके. स्लोली स्लोली आप फिर से मेरे वीडियोस देखो. आपके लिए टोटली नई सब कंसेप्ट है, क्योंकि अकाउंट सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम आपके लाइफ में आया है तो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा. बट डोंट वरी, जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको पीछे से क्या होगा, सब वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी. ओके. Now we'll move to the accrual. Income is recorded when it accrues, earned, and expenses recorded when it's become payable. Okay. Again example. A company invested 1 lakh with a bank for 1 year. एक कंपनी ने बैंक में एक साल के लिए क्या किया? इन्वेस्ट किया पैसे 1 लाख. कब किया? अक्टूबर में किया. बैंक हैज टू पे इंटरेस्ट 10% per annum एंड इट्स मैच्योरिटी 30 सितंबर. तो हमें कितने मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना होगा यहाँ पे? 6 मंथ का. ठीक है. व्हेन इट्स अर्न, तो भले 1 लाख का है लेकिन इन्वेस्टमेंट में हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. ओके. सो 1 लाख सी 1 लाख इंटू 10%, परसेंटेज ले 100 इंटू हमने ये कब इन्वेस्ट किया था? अक्टूबर. सो हमारा अकाउंटिंग ईयर कब एंड होगा? मार्च में. अकाउंटिंग ईयर मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया, इट स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल टू नेक्स्ट मार्च. तो इसके मिड में ही अक्टूबर में ही खरीदा उन्होंने, तो उनको इंटरेस्ट कितने मंथ्स का होगा? 6 मंथ्स का. ओके. तो जो भी अमाउंट आएगी इंटरेस्ट की, सी हम कैलकुलेट ही कर देते हैं. ठीक है. तो 5,000. तो ये 5,000 हम क्या करेंगे? रिकॉर्डेड व्हेन इट्स अर्नड. ओके. तो हम ये रिकॉर्ड करेंगे. डन. नाउ नेक्स्ट, dual aspect. According to this concept, every transaction has a two aspect. Dual aspect मतलब क्या? डबल. तो हर चीज, जैसे हमने कोई, फॉर एग्जाम्पल यू आर द सेलर, अगर आपने कोई गुड्स सोल्ड किया है तो आपका गुड्स चला गया बट उसके बदले में कैश आई आपके पास, तो दोनों तरफ से ट्रांजैक्शन हुआ है. ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है जहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन है. इफ यू आर सेलिंग, someone is there to buy it. Understand? If you are giving, someone is there to the receive. So see the example. Akshay start a business with cash 5 lakh on one hand, business get cash 5 lakh. ठीक है. तो देखो, अक्षय ने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश आ गई, लेकिन अनदर साइड लाइबिलिटी अराइज हो गई. कैसे अराइज हो गई? बिकॉज सी लाइबिलिटी आपने ऑलरेडी सीखा है. लाइबिलिटी मीन्स वी हैव टू पे इन अ फ्यूचर. वी मतलब बिजनेस, बिजनेस हैज टू पे इन अ फ्यूचर. सो ठीक है, बिजनेस में कैश तो आ गई 5 लाख, लेकिन साथ साथ में कैपिटल भी इंक्रीज हुआ. सो कैश ये असेट है और कैपिटल ये लाइबिलिटी है. तो एक जगह असेट इंक्रीज हुआ और दूसरे जगह लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई. चलो और इजी एग्जांपल देती हूँ. अगेन हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं वेजिटेबल सेलर का. ठीक है. तो वेजिटेबल सेलर ने हमें टोमेटो सेल किए, तो उसके पास से टोमेटो, दैट मीन्स गुड्स,
क्या चले गए, और उसके बदले में उसके पास दूसरे हाथ में क्या आ गया, कैश आ गया। तो एक हाथ से टोमेटो चले गए कस्टमर के पास, और कस्टमर के हाथ से हमारे पास मतलब वेजिटेबल सेलर्स के पास कैश आ गई। सो टू वे ट्रांजैक्शन, दिस इज कॉल्ड डुअल एस्पेक्ट। Then disclosure, the account must be disclosed all material information, ये सबसे जरूरी है। क्योंकि अगर आपको टैक्स भरना है, टैक्स के लिए आपको सब जो भी इंफॉर्मेशन वो डिस्क्लोज करनी है गवर्नमेंट के सामने, बैंक के सामने, पब्लिक के सामने। अब क्यों डिस्क्लोज करनी है, बिजनेस तो हमारा है, तो ऑफ कोर्स डिस्क्लोज इसलिए करनी है क्योंकि आप बैंक से लोन लिया है। तो बैंक से अगर आप लोन ले रही हो तो बैंक आंख बंद करके थोड़ी देगी आपको लोन। तो बैंक क्या करेगी, पहले आपकी बैलेंस शीट देखेगी, फाइनेंशियल पोजीशन देखेगी कि भाई बंदा ये वापस करेगा या नहीं बाद में। तो इसके लिए हमें सब अकाउंटिंग जो भी हमने रिकॉर्ड रखे हैं वो बताने होते हैं। सिंपल, आप मम्मी पापा को पूछो, उन्होंने हाउसिंग लोन लिया रहेगा तो सब कुछ पापा की सैलरी और कहाँ से इनकम आ रहा है, अगर मम्मी सैलराइड है तो मम्मी की सैलरी, ये सब कुछ हमें डिस्क्लोज करना होता है, ओपन करना होता है, और फिर हमें बैंक लोन देती है। सो सेम बैंक, देन गवर्नमेंट को भी हमें टैक्स भरना होता है, तो गवर्नमेंट को भी तो पता होना चाहिए कि हमारा इनकम कितना है, एक्सपेंसेस कितना है, तब ये कंसेप्ट यहाँ पे लागू होती है। दिस इज कॉल्ड डिस्क्लोजर। The accounting report should be disclose full and fair information. This is must. हमें कोई भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को, बैंक को नहीं देनी है। अगर हमने रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी तो इस पे हमें पनिशमेंट होती है। ओके, मतलब बिजनेस को। ओके, द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस शुड बी डिस्क्लोज वेरी हॉनेस्टली टू अदर यूजर्स। तो अगर कोई भी क्रेडिटर्स, कस्टमर, अब हम लोग शेयर्स खरीदते हैं बड़े बड़े कंपनीज के, बट आग बंद करके तो नहीं खरीदते ना। हम पूरी पॉलिसी कंपनी की पढ़ते हैं, पूरे उसकी बैलेंस शीट देखते हैं। अगर हमको भरोसा हो गया तो ही हम लोग क्या करते हैं, उस कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। सो दिस इज द मस्ट फॉर एवरी पार्टी। ओके, डिस्क्लोज। नेक्स्ट इज अ मैटरलिटी। अगेन मटेरियलिटी मतलब क्या, मटेरियल जो हम डिस्क्लोज करने वाले, रिसीट, पेमेंट, ये सब कुछ हमारे पास क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब प्रूफ होना चाहिए सब बात का। कि अगर आप कह रहे हो कि हमने पूरे साल भर में 5 लाख सैलरी पे खर्चा किया है, तो आपको ये सैलरी 5 लाख आपने पे किया है, इसकी सब इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देना होगी। ठीक है, आपने कहा है कि हमने 10 लाख का गुड्स पूरे साल में खरीदा है, ठीक है, तो ये पर आप गुड्स खरीदा है मतलब परचेज किया है, तो आपके पास परचेज रिसीट होनी चाहिए। देखो मम्मी ज्वेलरी खरीदती है या कुछ भी खरीदती है तो उसकी रिसीट होती है ना। सो सेम बिजनेस को भी क्या करना होता है, ये मटेरियल मतलब प्रूफ क्या करने होते हैं, संभाल के रखना होते हैं। ठीक है, और जब भी सामने वाली पार्टी ने अगर कहा कि बताओ तुम्हारे प्रूफ सब, तो हमें वो ओपन करने होते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। दिस प्रिंसिपल इज बेसिकली एक्सेप्शन टू फुल डिस्क्लोजर ऑफ प्रिंसिपल। अब ये क्या है, तो ये और ये थोड़ा सा ऑपोजिट है। ठीक है, कुछ कुछ बातें एक्सेप्शनल है, मतलब यहाँ पे बोला है कि सब कुछ आप ओपन करके बताना है आपके रिकॉर्ड्स, बट कुछ कुछ रिकॉर्ड्स सामने वालों को इम्पोर्टेंस नहीं रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 11th की बुक आपके लिए इम्पोर्टेंस है, तो आप बड़े संभाल प्यार से संभाल के रखोगे। लेकिन यही 11th की बुक हो सकता है साइंस स्टूडेंट को अकाउंट की बुक्स का क्या लेना देना, तो उसके लिए यही बुक्स का कोई महत्व नहीं है। तो सेम यहाँ पे ऐसे दिया है। ठीक है, तो कुछ कुछ प्रूफ इम्पोर्टेंट है, कुछ कुछ इनवैलिड है, कुछ कुछ वैलिड है। इट्स अकॉर्डिंग टू बिजनेस, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। मैचिंग कंसेप्ट, ये भी मैचिंग कंसेप्ट देखो अब। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट रेवेन्यू ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड आर मैच विद एक्सपेंसेस, जितना आपने रेवेन्यू खरीदा है उतना ही एक्सपेंसेस होना चाहिए, ये मैच होना चाहिए। ये हम लोग बाद में भी देखेंगे, यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको ये मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड आईएफआरएस। आईएफआरएस का मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अब ये क्या होता है, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आर इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड।
तो ये क्या है, पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन इज अ सेट ऑफ, देखो ये सेट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो सबको रूल्स लागू होते हैं, वो ये रूल्स कौन बनाता है, तो IFRS इंटरनेशनल लेवल पे। अब हमारा बिजनेस इंडिया ग्लोबलाइजेशन हुआ है, तो हमारा बिजनेस आउट ऑफ इंडिया भी जाता है, तो वहां पे भी स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिलिटी होनी चाहिए, तो IFRS ये काम करता है। ठीक है, accounting standard provide framework and norms to be followed। मतलब क्या, देखो आपके कोई स्कूल है, वो स्कूल के कुछ रूल्स होते हैं, फ्रेमवर्क्स होते हैं, और वो सबको फॉलो करना होते हैं। सेम ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये रूल्स कौन बनाता है, IFRS। It were in the word of Kohler, accounting standard are codes of conduct imposed by the custom, laws, professional bodies for the benefit of public account। तो कुछ रूल्स होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, जो हर बिजनेस ने क्या करना होता है, फॉलो करने होते हैं। ओके, जैसे हमारे कुछ कस्टम्स होते हैं जो हमें फॉलो, जो हमारी सालों साल से हमारी दादी जी करती है, फिर मम्मी करती है, फिर हम करते हैं, तो कुछ कस्टम्स होते हैं, कुछ रीति होती है, वो हम फॉलो करते हैं। सो सेम यहाँ पर भी ऐसे होता है। ठीक है, नाउ नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब क्यों ये स्टैंडर्ड्स चाहिए, क्यों ये कस्टम्स रूल सबको सेम चाहिए, सो टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अच्छे से हमको समझ में आता है, रूल्स अगर सबको सेम है तो हमको अकाउंटिंग मेंटेन करने के वक्त इजी जाता है। टू हेल्प अकाउंट टू फॉलो यूनिफॉर्म प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस, सबके लिए इक्वल, तो सब लोग एक ही मेथड फॉलो करेंगे अकाउंटिंग की। जैसे हमारे इंडिया में सब अकाउंटिंग ये स्टार्ट होता है अप्रैल और एंड होता है नेक्स्ट मार्च में, तो ये ऑल ओवर इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया में भी यही अकाउंटिंग ईयर फॉलो किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इक्वालिटी, यूनिफॉर्म प्रोसीजर होती है। नेक्स्ट वन, टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर इक्वल है सब तरफ रूल, तो कोई भी दो कंपनीज हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, बिकॉज बोथ कंपनीज आर फॉलोइंग सेम रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देखो हम एक एग्जाम्पल देती हूँ, मुंबई एंड पुणे। ओके, ये दोनों HSC बोर्ड के अंडर आते हैं, मतलब महाराष्ट्र बोर्ड के अंडर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन पेपर 12th का बोर्ड का सेम होगा और पुणे के स्टूडेंट के लिए भी सेम होगा। तो इन दोनों का कंपैरिजन इजी जाएगा, बिकॉज दोनों ने सेम पेपर दिया है, सेम मेथड था, सेम सिलेबस था, चेकिंग ऑफ स्टाइल मतलब स्टाइल जो थी वो भी सेम थी। तो ऑटोमेटिकली ये इजी हमें जाएगा दोनों स्टूडेंट का कंपैरिजन करने। तो मुंबई को 80% मिला है स्टूडेंट को, और वही एक स्टूडेंट को पुणे के 79% मिला है, तो श्योरली क्या होगा, कंपैरिजन होगा कि यस मुंबई के जो स्टूडेंट, मुंबई का जो स्टूडेंट है उसको 1% ज्यादा है। ठीक है, सो ये इजी होता है हमें कंपैरिजन करने, अगर हमने रूल्स एंड रेगुलेशन सबको सेम एप्लीकेबल किए तो। ओके, टू एनहांस द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखो इससे भरोसा आता है क्योंकि सब लोग सेम फॉलो कर रहे हैं रूल्स, तो एक दूसरों के बारे में भरोसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट इफेक्टिवली, फिर जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है, जैसे टैक्स के बारे में होगा, या एक्सरसाइज ड्यूटी या GST, ये जो टैक्स है, देन बैंक लोन के बारे में होगा, तो यहाँ पे सेम फॉर्मेलिटी, सेम लीगल रिक्वायरमेंट क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। सो आई होप आपको समझ में आया है, अगर कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखो। खुद का अकाउंटिंग बुक भी परचेस करो, अवेलेबल है सब शॉप में, सेम आप भी पढ़ो, एक्स्ट्रा दिया है। अब इंडिया में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया। बट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, अकाउंट प्रिपेयर इन इंडिया मस्ट बी compatible with accounts prepared in other country, and that is why we cover these IFRS। ठीक है, तो पहले तो बात अलग थी, सिर्फ इंडिया में ही हमारे ट्रांजैक्शन होते थे, बट नाउ ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन क्या हो चुका है, अब हम समंदर के उस पार जाने लगे हैं, हमारा बिजनेस समंदर के उस पार जाने लगा है, तो रूल्स शुड बी सेम, सो वी शुड फॉलो IFRS। ओके, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते, तो एक दो एग्जांपल देती हूँ, ये अभी आपको काम नहीं आएंगे, तो जस्ट याद रखो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या कहलाता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, मतलब क्या, कि अगर इन्वेंटरी मतलब स्टॉक, अगर स्टॉक की वैल्यू 25,000 है एट अ कॉस्ट,
ठीक है, और वही मार्केट में है उसकी 30,000। तो ये रूल क्या कहता है सबको कि नहीं, हमें क्या लेना है, सबसे जो लोएस्ट प्राइस है वो ही हमको लेना है। जैसे मैंने एक कंसेप्ट आपको समझाई है, कौन सी कंसेप्ट, जहाँ पे ये हमने सीखा है, कौन सी, कंजर्वेटिज्म, मतलब हमें लॉस को कंसीडर करना है। तो बस ये रूल सबको एप्लीकेबल है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू। जब भी हम स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे तो कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, इसमें से जो कम होगी वो हमें रिकॉर्ड करनी है, और दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल ओवर वर्ल्ड। ओके, सो वैसे ही डेप्रिसिएशन भी एक है, मैंने बताया डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन द फिक्स असेट। तो यहाँ पे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड होती है, देन इसको स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं, देन दूसरी मेथड होती है डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग। ठीक है, सो ये कुछ कुछ मेथड है, बस वही हमें फॉलो करने हैं। सो यहाँ पे भी उन्होंने क्लियर कट आइडिया इंस्ट्रक्शन दी है दैट विच नीड टू फॉलो बाय एवरीवन। ठीक है, सो दिस आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये अभी 11 में आपको इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, हाँ जब आप प्रॉपर सीए वगैरह करोगे तो यह तब आपको ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद रखने होंगे। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया है। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना था। सो ये लेक्चर नंबर 6 है, तो ऑलरेडी मैंने पहले पूरा ने सब कंप्लीट किया है। सो आई डिक्लेयर हियर कि आई हैव फिनिश माय चैप्टर 1। सो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अगर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे का चैप्टर जब मैं अपलोड करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। लेकिन नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।